नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बजने वाले हैं और वक्त खबर दमदार का। और खबर दमदार की शुरुआत करते हैं 4 बड़ी खबरों के। आज की कौन सी बड़ी खबरें हैं बता दें। प्रदेश सीकर, भरतपुर और दौसा में सीएम योगी ने बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगा। तो वहीं जेपी नड्डा ने आज रामपुर में चुनाव प्रचार किया और आजम खां पर निशाना साधा। चौथी बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट अमेठी से जुड़ी है, जहां एक तरफ ईरानी ने एक बार फिर दावा किया है कि जीत तो बीजेपी की ही होगी। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए देश में सीएम योगी डिमांड संबोधित किया था। तो योगी ने महाराष्ट्र में वर्धा, भंडारा में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी भी किया है। सीएम योगी ने कहा कि अगर भारत को अगले 5 साल में 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था, ये जरूरी है। उनके साथ जुड़ करके पूरे भारतवासियों को नए भारत का दर्शन कराया है। और इसीलिए तो मैं आश्वस्त हूं कि अयोध्या में अगर रामलला 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान हो सकते हैं, कोई कारण नहीं कि मोदी जी ने 10 वर्ष में भारत को जो पहचान दी है, जो सम्मान दिलाया है, जो सुरक्षा दी है, जो समृद्धि दी है, गरीब कल्याण के जो कार्यक्रम किए हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फिर से आएंगे तो अब कोई सीमा का अतिक्रमण नहीं करता है। मैं तो 4 दिन पहले ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र द गार्डियन को पढ़ रहा था। उसमें उसने एक समाचार प्रकाशित किया था जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 2 वर्ष पहले 20 आतंकवादी चुन चुन करके, दुर्दांत आतंकवादी चुन चुन करके मारे गए। और इसका शक पाकिस्तान ये मानता है कि सब भारत ने कराया है। यानी इसका मतलब जिस पाकिस्तान में मुंबई विस्फोट के अपराधी, वे आतंकवादी छुपे हुए हो, उस पाकिस्तान में भी अब आतंकवादी सुरक्षित नहीं है। अब दुनिया भी इस बात को स्वीकार करने लग गई है। उधर रामपुर में प्रचार करने पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तीखे प्रहार किए। जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया, साथ ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कामकाज की तारीफ की। इस दौरान जेपी नड्डा कानून व्यवस्था मौजूदा सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर मजबूत करने का काम किया है। अब कोई भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। ये घमंडिया गठबंधन किस बात का गठबंधन है? ये 2 बातों का गठबंधन है। एक, मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, सब कोई जेल जाएंगे, ये मोदी जी का संकल्प है। और उन्होंने लाल किले से कहा है। बोलो, इनको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो एक तरफ गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, जहां मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, लाल किले के प्राचीर से बोला भ्रष्टाचार हटाओ, और वहां ये गठबंधन कह रहा है भ्रष्टाचारियों को बचाओ, भ्रष्टाचारियों को बचाओ। इस काम में लगा है। आप बताइए, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने CWG का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? गोंडा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव चुनाव हार रहे हैं और इसलिए अखिलेश तनाव में दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुलेगा, ये दावे किए हैं। उनका वर्तमान अंधकार में है और उनका भविष्य भी अंधकार में ही है। अखिलेश यादव जी बहुत गंभीर तनाव में है। वह चुनाव हार रहे हैं और वह सपा का जब कोई खाता खुलने वाला नहीं है,
उनका वर्तमान भी अंधकारमय है, उनका भविष्य भी अंधकारमय है। तो तनाव में इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। उनके गुंडे बड़े बड़े जो अपराधी हैं वो जेल जा चुके हैं। गुंडों के बल पर अब बूथ कब्जा नहीं कर सकते, बूथ कब्जा नहीं कर सकते तो सपा जीत नहीं सकती। सपा का सफाया हो रहा है, बसपा का सफाया हो रहा है, कांग्रेस का। मिर्जापुर पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया ने फिर केंद्र में एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि 10 साल में देश में तेजी से विकास हुआ और इसलिए 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो सबको अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। गठबंधन की मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी है। 10 वर्ष में हमारी सरकार के जो कार्य रहे, चाहे देश की अर्थव्यवस्था हो जो 5वें नंबर पे पहुंची, या देश में बड़े पैमाने पर जो आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हुआ, या देश की मान प्रतिष्ठा में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजाफा हुआ, इन सारी उपलब्धियों को आज देश का जो 96 करोड़ मतदाता है वो देख रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। मिशन 80 को लेकर बीजेपी लगातार तैयारियां कर रही है। आज कई दलों के नेता और यूपी के पूर्व डीजीपी बीजेपी में शामिल हुए। बीएसपी नेता धर्मवीर चौधरी ने आज बीजेपी की सदस्यता ली। यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार अपनी पत्नी अनुपमा के साथ बीजेपी में शामिल हुए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इन सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। अपने संबोधन में ब्रजेश पाठक ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में काम चल रहा है। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने हैं, ये लक्ष्य रखा गया है। पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने कहा कि बीजेपी के शासन ने कानून व्यवस्था को बेहतर किया है, साथ ही तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था को धरातल पर उतार करके आम जनता के हितों में रही है। इन्हें गरीब माध्यम से जन जन का भरोसा जीता है। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मोदी जी का। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कहा कि कांग्रेस का पत्र तैयार किया गया है, गरीबों को ध्यान में रखकर यह तैयार हुआ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र से जनता को न्याय मिलेगा। और कमजोर वर्ग के साथियों के साथ इस यात्रा के दौरान जो उन्होंने महसूस किया, उनकी भावनाओं को जानकर और उनकी जरूरतों को और उनकी आशाएं और अपेक्षाओं के अनुकूल ये मैनिफेस्टो जो है, जो कि एक गारंटी के रूप में, एक आश्वासन के रूप में और इस देश की जनता को उनके अपेक्षित न्याय दिलाने के उद्देश्य से ये न्याय पत्रिका तैयार की। 10 सूत्रों के हवाले से कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। गांधी परिवार ही रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ेगा। सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए खास रणनीति कांग्रेस के अंदर बनाई गई है। 26 अप्रैल के बाद वो अमेठी आएंगे, क्योंकि तब तक वायनाड में मतदान हो जाएगा। ऐसी रणनीति कांग्रेस ने बनाई है। ये खबर कांग्रेस सूत्रों के हवाले से आ रही है। इसी बीच रायबरेली पहुंचे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि राहुल गांधी वायनाड में चुनाव जीतने के लिए प्रतिबंधित संगठन पीएफआई की मदद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी मिली है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अमेठी से गांधी परिवार ही लड़ेगा, ये खबर भी उन्हें है, लेकिन कांग्रेस खुद राहुल गांधी को साइडलाइन करना चाहती है। कांग्रेस के एक नेता ने वायनाड में ये घोषणा की कि राहुल गांधी ने वायनाड इसलिए चुनी क्योंकि उनको लगता है, राहुल गांधी का कहना है कि वायनाड के लोग ज़्यादा वफादार हैं। तो अमेठी की वफा का क्या, जिन्होंने 15 साल एक ऐसे सांसद को ढोया जिसने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया, कि वायनाड में अपना चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन लिया। पीएफआई के संदर्भ में जब चार्जशीट आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे पीएफआई के आतंकी संगठन ने हर जिले में कितने हिंदुओं को मारना है उसकी लिस्ट बनाई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है। गडकरी के कुलदेवी का उन्होंने दर्शन किया। गडकरी ने अपने आवास के गैलरी में नागपुर की झलक भी दिखाई। थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ नागपुर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ये तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी की मुलाकात की। नितिन गडकरी के पूरे परिवार से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है। महाराष्ट्र दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कई जनसभाओं को अब तक संबोधित कर चुके हैं और अगली जनसभा उनकी नागपुर में है, जो आज ही होनी है थोड़ी देर में। उससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सुल्तानपुर में चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं बीजेपी सांसद और उम्मीदवार मेनका गांधी। जब उनसे पूछा गया कि उनके बेटे वरुण गांधी का टिकट कट गया, तब उन्होंने जवाब दिया कि ये पार्टी का फैसला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वरुण एक अच्छे सांसद हैं, वो जो भी काम करेंगे, जो जिम्मेदारी मिलेगी, वो अच्छे से करेंगे। जो टिकट कटा है उसको लेकर के अब नितिन प्रसाद को दे दिया गया, क्या कहना? मुझे क्या कहना है इस पर? पार्टी जो फैसला करती है, लेकिन वरुण बहुत ही अच्छे एमपी थे और जो भी बनेंगे जिंदगी में और बहुत कुछ बनेंगे, देश के लिए अच्छा ही करेंगे। इधर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि बीजेपी देश और प्रदेश को आधुनिक तौर पर विकसित कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी यूपी को पाकिस्तान बनाना चाहती है। अखिलेश जी को इतनी कुंठा क्यों होती है? अखिलेश जी को कुंठा इसलिए होती है कि अखिलेश जी चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान बन जाए, तो वो कुल मिलाकर भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते, तो उनकी उस प्रकार की सोच है। तभी तो माफियाओं की कब्र पर जाकर और आंसू बहाते हैं। इनको शर्म नहीं आती कि जो सजा याफ्ता लोगों के घर जाते हैं, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी के घर नहीं जाते हैं। ये वोट की राजनीति नहीं है तो क्या है? क्योंकि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री थे, यहाँ भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये प्रोटोकॉल भी था कि इनको वहाँ जाना चाहिए था उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने को। नहीं गए, क्यों? क्योंकि वोट की राजनीति। और ये वोट की राजनीति के कारण से क्या न कर दें देश में, तो भगवान ही मालिक है। सबको समझ में आ गया है कि अगर इसी प्रकार की बदायूं के चुनावी रण में उम्मीदवार बदले जाने का खेल जारी है। कयास अब ये लगाए जा रहे हैं कि बदायूं से यादव के बेटे यादव को पत्रकार के दौरान शिवपाल ने साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि युवा चाहते हैं और बहुत जल्द ऐसा हो सकता है। आपको बताएं, यहां से टिकट मिले, जिस पर शिवपाल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच गया। अब तो आप लोग समझ ही रहे बात को, तो घोषणा कब तक होगी? चाहे हम लड़े चाहे आदित्य लड़े, बात तो एक बात है। इसकी घोषणा कब जब यहाँ के लोग जो मांग कर रहे हैं ना, एवा भी लड़ सकता है। अब ये निर्णय तो बहुत जल्दी लेना, अब तो बहुत जल्दी, अब क्या, अब तो नवरात्रि आ जाएंगे, उनमें नामांकन हो जाएगा, बहुत जल्दी नामांकन हो जाएगा। बदायूं के लोगों की भावनाएं आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचा दी? हाँ, पहुंच गए। अच्छा, कौन सा है बात, रोज की रोज खबर पहुंच जाती है। तो चाचा ये माना जाए कि 9 दुर्गों में प्रत्याशी जो रह गए हैं सबकी घोषणा हो जाएगी? सबकी घोषणा हो जाएगी, नवरात्रि में सबकी घोषणा हो जाएगी। नॉमिनेशन के लिए कोई दिन तय किया है चाचा आपने? क्या स्पेशल दिन तय किया है या पंडित जी से पूछ ले? पंडित जी से पूछ, आज ही पूछ लेंगे, लेकिन नवरात्रियों में पूछे तो ज्यादा अच्छा है। नवरात्रि शुभ दिन होते हैं ना, उन्हीं शुभ दिनों में पर्चा भरना है और शुभ दिनों में पूछ लेंगे। शिवपाल यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के सहारे हैं। मीडिया से बातचीत में शिवपाल ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी हमारा साथ देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के सांसद संघमित्रा मौर्य भी हमारे साथ हैं। महिलाओं का कितना अपमान होता है ना, आपने देखा ही है। जो यहाँ से सांसद थे उनका कितना अपमान हुआ है, और वो देखने ना हमारा साथ देंगे, समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। उनके पिताजी भी साथ देंगे आपका? हाँ, पिताजी तो बड़े नेता हैं, देंगे।
और शिवपाल यादव के बयान के बाद बदायूं से बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आदित्य को लड़ाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि संघमित्रा मौर्य बीजेपी के साथ थी, बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के ही साथ रहेंगी। उनके इतिहास के बारे में सब जानते हैं। मैंने उनको कहा कि वो गुंडों के सरताज हैं, तो ये उनके शासनकाल की जो परिस्थितियां हैं, जो माहौल था, उस सबको आप देखिए और उनके बारे में पता करिए वो गुंडों को संरक्षण देते हैं नहीं देते हैं। जहाँ तक उनकी बात कही कि मैं उनका चेला हूँ, मेरा तो उनसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। मैं बीजेपी के संगठन का व्यक्ति हूँ, उन्होंने अपना कह दिया वो जाने, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि वो गुंडों को संरक्षण देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, तो वहीं शाक्य को लेकर शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा था, ये भी हम आपको सुनवाते हैं, जिसके बाद इन दोनों के बीच जुबानी जंग की शुरुआत हो गई। उनको अगर हम गुंडे लगते हैं तो वो हमारे चेला हैं। और तो देखिए बीजेपी में महिलाओं का कितना अपमान होता है ना, आपने देखा ही है। जो यहाँ से सांसद थे उनका कितना अपमान हुआ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं की मुलाकात हुई है लखनऊ में। अखिलेश यादव से कांग्रेस के कई नेता मिलने पहुंचे हैं। कांग्रेस की संयुक्त रैलियों को लेकर यह चर्चा हुई है कि एसपी और कांग्रेस किस तरह से एक साथ रैलियों को अंजाम देने वाली है, रैलियां करने वाली हैं। पूरे प्रदेश में प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में यह मीटिंग हुई। यूपी में पूरी ताकत से लड़ने की रणनीति बनाई गई। कांग्रेस ने अखिलेश से रैली की अपील की है, यानी कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रैली करें, यह अपील कांग्रेस की ओर से की गई। बरेली पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने जनसभा को संबोधित किया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता बीएसपी के साथ है और इसलिए जनता के बीच जाकर जनता को सच बता रहे हैं। हम किसी चीज का डर नहीं है, ये चीज सामने वाले की इज्जत रखते हुए बोली जाती है, बट हमें अपनी जनता को तो सच बताने की जरूरत है। तो उन्हें हम उनके ऑर्डर्स समझा के उन्हें ऑर्डर्स गिना के बता देते हैं। हमारी जनता भी समझदार है, वो समझ जाती है कि क्या चीज है। ईडी के छापे, मोदी की गारंटी, सब कुछ कर रही है बीजेपी। तो कैसा क्या लगता है इस चुनाव 2024 में दूसरे दल कहाँ खड़े होंगे? देखिए, दूसरे दल कहाँ खड़े होंगे वो हमें नहीं पता। मोदी जी की गारंटी का भी हमें नहीं पता, क्योंकि पिछले 10 साल में आप लोग भी रिपोर्टिंग करते आए हैं। जमीन पे क्या चल रहा है, क्या हुआ है, कितना काम डिलीवर हुआ है, वो सब आपको पता ही है। झांसी में बीजेपी एमएलसी के पति का विवादित बयान सामने आया। पटेल समाज को लेकर विवादित टिप्पणी की उन्होंने। पटेल समाज के होली मिलन समारोह में पटेल समाज से हमारे दो सिद्धांत को छोड़कर जनसंख्या बढ़ाने की उन्होंने अपील की थी। उन्होंने कहा कि संख्या बल से भागीदारी बन सकती है, तो पटेल समाज को अपनी भागीदारी मजबूत करनी है तो उन्हें अपनी संख्या बढ़ानी होगी, ये नसीहत देते नजर आए। हम तो हमारा एक, आपकी पॉपुलेशन कहां जाएगी? धनशक्ति आपके पास है, जनशक्ति जीरो। क्या करोगे? ये समझाओ मुझे। मुझसे गलती हो गई कि हमारे एक लड़का लड़की हुआ, चले गए। हमने हमें से कहा भैया कम से कम तुम तो 2 बच्चा कर लेना, एक लड़की, लेकिन मानी नहीं उनने भी, तो एक लड़का एक लड़की हो गई। इसलिए जो बताइए अब आप, अगर कम से कम 2-3 नहीं होंगे तो कौन संभालेगा? हालांकि जब उनसे सवाल किया गया इस बयान को लेकर तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तरह के कोई बयानबाजी नहीं की है। अर्पित रंजन साफ साफ मुकर गए अपनी इस बयानबाजी से। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात कही ही नहीं है, यानी कि अपने ही बयान का खंडन कर दिया। कल पटेल समाज का होली मिलन समारोह था, मैं उसमें गया था। लोगों ने अनुरोध किया कि अपने विचार रखें। मैं पूरे इंडिया में पटेल समाज के कार्यक्रमों में जाता रहता हूं। मैं देख रहा हूं यूथ में मेरी जनसंख्या का अनुपात काफी कम ज्यादा हो रहा है। पीएम मोदी कल पीलीभीत के दौरे पर जाएंगे। यहां पर
ड्रमन इंटर कॉलेज मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद के पक्ष में जनसभा करेंगे। आपको बता दें, बीजेपी ने इस बार सिटिंग सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर उनकी जगह पर जितिन प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा है। पीएम की रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 8 आईपीएस, 12 एएसपी, 40 सीओ, 80 इंस्पेक्टर, 12 महिला इंस्पेक्टर, 255 सब इंस्पेक्टर समेत 5 कंपनी पीएससी और 1 अर्धसैनिक बलों की कंपनी तैनात की गई है। 1320 पुलिसकर्मी मौजूद होंगे। कल बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में बाराबंकी जीआरपी पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। युवक ने फोन कर ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। कल सुबह धमकी मिलने के बाद ट्रेन की तलाशी ली गई, फिर ट्रेन को रवाना किया गया। बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस ट्रेन को बम से उड़ाने की फोन पर धमकी देने के मामले में बाराबंकी जीआरपी पुलिस ने आरोपी युवक को फोन के साथ ही गिरफ्तार किया है। नंबर से फोन किया गया था, उसके बारे में हम लोगों ने ट्रेस किया। वो जालौन का निकला, जहां पे हमारी टीम, हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जीआरपी श्री प्रशांत वर्मा सर द्वारा टीम गठित की गई थी। उस टीम द्वारा वहां पे कल शाम को ही रवाना हो गई थी। वहाँ पे काफ़ी देर वहाँ रात में रुकी जानकारी करते हुए। तो ये जो पकड़ा गया है उसका नाम गुड्डू मंसूरी सनाम रहमतुल्ले, निवासी बहरई जिला। और आज लखनऊ से एक ऐसी खबर आई जिसने परेशान कर दिया। लिफ्ट में 2 युवक फंस गए। सनब्रीज अपार्टमेंट की ये घटना है। 30 मिनट तक ये युवक यूं ही लिफ्ट में फंसे रहे। गार्ड ने दोनों को बाहर निकाला, तो आधे घंटे बाद किसी तरह गार्ड ने लिफ्ट का दरवाजा खोला, तब जाकर ये दोनों युवक बाहर निकल पाए। प्रयागराज के यमुनानगर के करछना इलाके में गेहूं की फसल में आग लग गई। आग से 10 बीघा से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल यहां रुकेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।